बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 से स्टार्ट करते हैं। 35-year-old female has presented with a history of recurrent episodes of upper abdominal pain and fever। और बिलीरुबिन भी उसका ज़्यादा है, साथ में AST ALT वगैरह भी ज़्यादा है, माइल्डली रेज्ड है, और ALP जो है वो भी रेज्ड है। तो ALP रेज्ड है, साथ में हिस्ट्री ऑफ रिकरेंट एपिसोड्स हैं अपर एब्डोमिनल पेन के भी और फीवर के भी। पेन भी है, फीवर भी है, माइल्ड और जॉन्डिस भी है। तो ये एक तो चारकोट स्ट्राइड भी पूरा हो रहा है, ठीक है। और साथ में ALP ज़्यादा है, ALP ज़्यादा है तो मतलब क्या ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स आ रहे हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के सिम्टम्स हैं, या कोलिस्टेसिस हुई है, या मतलब कि वहाँ पर कोई स्टोन वगैरह है जिसकी वजह से ये ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स आ रहे हैं, और ALP जो है वो रेज्ड है। तो ये इसका प्रोबेबल डायग्नोसिस होगा कि कोलिस्टेसिस है। कोलिस्टेसिस किस वजह से? कोलिडोकोलिथेसिस, CBD में स्टोन्स हैं और उसके वजह से लीडिंग टू है कोलिसिस्टाइटिस, कोलंजाइटिस कह सकते हैं, सेंडिंग कोलंजाइटिस। चारकोस्ट्राइड भी पूरा हो रहा है, चारकोस्ट्राइड पूरा हो रहा है तो इसमें आ जाएगा सेंडिंग कोलंजाइटिस भी। तो हम लिखेंगे कोलिडोकोलिथेसिस लीडिंग टू एक्यूट कोलंजाइटिस या सेंडिंग कोलंजाइटिस, इसका पूरा लिखना है। और 2 फर्दर इन्वेस्टिगेशंस कौन सी कराएंगे इसमें 2 इन्वेस्टिगेशंस नेक्स्ट कराएंगे। अल्ट्रासोनोग्राफी करा सकते हैं, ERCP, ठीक है, अल्ट्रासोनोग्राफी कराएंगे और ERCP दोनों इन्वेस्टिगेशंस कराएंगे। नॉन ऑपरेटिव मैनेजमेंट में क्या आ जाता है? इसमें एंडोस्कोपिक पेपिलोटमी या स्फिंक्टरोटमी आ जाता है नॉन ऑपरेटिव मैनेजमेंट में। नेक्स्ट है 40-year-old man has presented with jaundice. ERCP has been successful. X-ray shows an alternative. This X-ray shows an alternative investigation done. इन्वेस्टिगेशन का पूछा हुआ है पिक्चर में, ये कौन सी इन्वेस्टिगेशन है? ये परक्यूटेनियस ट्रांस हेपेटिक कोलेंजियोग्राफी है। इसमें क्या करते हैं? नीडल इंसर्ट करते हैं स्किन से, पहले स्किन में जाते हैं, फिर वहाँ से लिवर में, देन उसके बाद जो बाइल डक्ट्स होती हैं, बिलियरी ट्री होता है ना, उसमें चले जाते हैं और उसमें कंट्रास्ट इंजेक्ट करते हैं डाई, और उससे फिर विजुअलाइज करते हैं कंट्रास्ट, और फिर एक्सरे वगैरह ले लेते हैं और उसको विजुअलाइज करते हैं। नेक्स्ट उन्होंने पूछा है 1 पॉजिटिव फाइंडिंग इन दिस एक्सरे में पॉजिटिव फाइंडिंग डायलेटेड इंट्राहेपेटिक एंड पार्ट ऑफ एक्स्ट्राहेपेटिक बिलियरी पैसेजेस। इंट्राहेपेटिक में ये इंट्राहेपेटिक है, और ये जो है ये गॉल ब्लैडर है, और ये एक्स्ट्राहेपेटिक है। ये जो एक्स्ट्राहेपेटिक बिलियरी डक्ट्स है ना, इनकी डायलेशन हुई है। व्हाट पार्ट ऑफ बिलियरी पैसेज हैज़ नॉट बीन आउटलाइन? तो इसमें जो CBD है वो आउटलाइन नहीं है, बाकी सारी आउटलाइन है। ये मार्क भी किया हुआ है। ये राइट हेपेटिक डक्ट है, ये लेफ़्ट हेपेटिक डक्ट है ये वाली, और ये पेरिफेरल लेफ़्ट हेपेटिक डक्ट है, ये कॉमन हेपेटिक डक्ट है, और ये CBD है नीचे। तो वहाँ पे CBD का आउटलाइन नहीं हुई थी, बाकी सारे आउटलाइन थे। ये सिस्टिक डक्ट है और ये गॉल ब्लैडर आ जाता है, ये PTC है। और नेम एनी 1 अदर इन्वेस्टिगेशन विच कैन बी मोर इन्फॉर्मेटिव। इसके अलावा हम MRCP कर सकते हैं, MRCP ERCP है, और मैं PTC की पिक्चर भी आपको दिखाती हूँ। नेक्स्ट ये NG ट्यूब गिवन है। नेम 2 थेराप्यूटिक इंडिकेशंस। थेराप्यूटिक इंडिकेशन इसकी कौन सी होती है? डिकम्प्रेशन करनी है अपर GI की, जब इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के केस में। अगर इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के केस में हमें अपर GI डिकम्प्रेशन करने के लिए यूज़ करते हैं डिकम्प्रेशन में। और सेकंड इसका यूज़ होता है जब गैस्ट्रिक लवाज करते हैं, गैस्ट्रिक लवाज में, पॉइजनिंग के केस में, या फिर अपर GI ब्लीडिंग में, ठीक है। 2 इसके यूज़ याद रखना है, डिकम्प्रेशन, ठीक है, और गैस्ट्रिक लवाज, ये इसके 2 यूजेस हैं। कौन सी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है ड्यू टू फीडिंग थ्रू इट? एस्पायरेशन नमोनिया। इसमें ना एस्पायरेशन नमोनिया कॉमन कॉम्प्लिकेशन है इसकी, एस्पायरेशन नमोनिया। नेम 1 डायग्नोस्टिक इंडिकेशन फॉर इट्स यूज़। इसमें गैस्ट्रिक जूस जो है उसकी मेजरमेंट करने के लिए हम ये यूज़ करते हैं, ये डायग्नोस्टिक इंडिकेशन होती है, गैस्ट्रिक जूस मेजरमेंट। नेक्स्ट अम्बिलिकल हर्निया की पिक्चर गिवन है, और
और कौन कौन से साइंस उन्होंने क्या आप देखेंगे इसमें हर्निया में के केस में रिड्यूसिबिलिटी देखते हैं, कफ इम्पल्स देखते हैं, ठीक है। और इनको कैसे इलिसिट करेंगे, वही वो कफ इम्पल्स पे कफ करवा लेंगे और रिड्यूसेबल है, मतलब स्वेलिंग जो सी है वो रिड्यूसेबल है कि नहीं ये देखना होता है। व्हाट कॉम्प्लिकेशंस कैन अकर, इसमें क्या हो सकती हैं नए कॉम्प्लिकेशंस में, रिड्यूसिबल से फिर इरिड्यूसिबिलिटी हो जाती है, कॉम्प्लिकेशंस में आ जाता है इरिड्यूसिबिलिटी, स्ट्रैंगुलेशन हो सकती है, ठीक है, इनकार्सरेशन हो सकती है, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। साइंस ऑफ स्ट्रैंगुलेशन क्या होते हैं, इसमें एक तो पेन होती है और साइज़ जो सा होता है ना रिसेंट इंक्रीज इन साइज़ होता है, और इरिड्यूसिबिलिटी और नो कफ इम्पल्स, कफ इम्पल्स भी नहीं होगा और इरिड्यूसिबिलिटी हो जाएगी और पेन होगी और रिसेंट इंक्रीज इन साइज़ होगा। इसमें भी एक्यूट फियर एब्डोमिनल पेन रेडिएटिंग टू बैक है और जो सीरम माइलेज ज़्यादा है, पेनक्रियाटाइटिस का केस है। और 2 फर्दर इन्वेस्टिगेशंस कौन सी कराएंगे, इसमें हम अल्ट्रासोनोग्राफी कराते हैं, इसमें हम सीटी स्कैन कराते हैं और अल्ट्रासोनोग्राफी कराते हैं। नेम फॉर मेडिसिन, कौन सी मेडिसिन यूज़ करते हैं, इसमें हम सोमेटोस्टैटिन एनालॉग यूज़ करते हैं, सोमेटोस्टैटिन या उसके एनालॉग। नेम 1 कॉम्प्लिकेशन में नीड्स सर्जिकल इंटरवेंशन, तो वो ज़ूडोसिस्ट है, पेनक्रियाटिक ज़ूडोसिस्ट जो होता है उसकी हमें सर्जिकल इंटरवेंशन करनी पड़ती है। नेक्स्ट विक्रायल सूचर गिवन है, विक्रायल सूचर जो है वो सिंथेटिक होता है और साथ में ये ना एब्जॉर्बेबल होता है, सिंथेटिक भी है और एब्जॉर्बेबल भी है, जबकि जो प्रोपाइलिन सूचर है ना, प्रोपाइलिन सूचर जो सा होता है वो नॉन एब्जॉर्बेबल होता है, विक्रायल जो है वो एब्जॉर्बेबल है। और मेन एडवांटेज ऑफ दिस सूचर क्या है कि डिलेड एब्जॉर्प्शन टाइम होता है। डिसएडवांटेज क्या है, इसकी नोटिंग क्वालिटी अच्छी नहीं है, एब्जॉर्बेबल है और इसकी नोटिंग क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, और लेकिन इसका एडवांटेज ये है कि इसका डिलेड टाइम ऑफ एब्जॉर्प्शन होता है, बाकी ये सिंथेटिक है। और प्रोपाइलिन क्या है, प्रोपाइलिन जो सा है वो नॉन एब्जॉर्बेबल है और उसकी नोटिंग क्वालिटी भी अच्छी है। नेक्स्ट में ये इंटेस्टाइनल क्लैम्प्स गिवन है, 2 तरह के क्लैम्प्स होते हैं, क्रशिंग होता है और नॉन क्रशिंग होते हैं। जो क्रशिंग होते हैं ना और नॉन क्रशिंग, इनको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, उनमें जो ये आगे जब एंड्स होते हैं ना, इनके लंबे लंबे एंड्स होते हैं और इनमें क्रश में ट्रांसवर्स लाइंस होती हैं, ठीक है, और ये आगे से ये लंबे होते हैं। ये क्रशिंग क्लैम्प्स में ट्रांसवर्स लाइंस होंगी एंड्स जो होते हैं इन पे, और जो नॉन क्रशिंग होते हैं ना उनमें लॉन्गिट्यूडनल लाइंस होंगी इस तरह से, ठीक है, ये दोनों डिफरेंस होता है इनमें। और जो क्रशिंग होते हैं वो यूज़ करते हैं क्रश करने के लिए इंटेस्टाइन्स को, जो मतलब इंटेस्टाइन जब हमने रिसेक्ट करनी होती है ना उसको क्रश करने के लिए, और जो नॉन क्रशिंग होती है ना उसे हम क्लैम्प करते हैं ब्लड वेसल्स के ल्यूमन को, उसे हम रिसेक्शन के लिए नहीं यूज़ करते, उससे बस हम ब्लड वेसल्स के ल्यूमन को क्लैम्प करने के लिए या यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आउटलाइन एक्स्ट्रा म्यूकोजल एनास्मोसिस एंड स्मॉल गट। इसमें क्या करते हैं, इसमें सिंगल लेयर नॉस्मोसिस करते हैं, सीरो मस्कुलर लेयर की नॉस्मोसिस कर देते हैं, और जो म्यूकोजल लेयर होती है ना उसकी नॉस्मोसिस नहीं करते, उसको एक्सेप्ट म्यूकोजल लेयर, ठीक है, म्यूकोजल लेयर को छोड़ देते हैं, बाकी सीरो मस्कुलर लेयर जो होती है उसकी सिंगल लेयर इंटरप्टेड सूचर्स लगाते हैं, और म्यूकोजल लेयर को ऐसे ही रहने देते हैं क्योंकि वो खुद ब खुद ही हील कर जाती है इसलिए। नेक्स्ट स्टेशन नंबर 87, स्टेशन नंबर 87 में उन्होंने पूछा है 50-year-old लेडी हैज़ प्रेजेंटेड विद जॉन्डिस, दिस इन्वेस्टिगेशन वाज डन टू हेल्प द डायग्नोसिस। इन्वेस्टिगेशन का पूछा है, दिस इज़ एंडोस्कोप और ये ERCP है, ठीक है, एंडोस्कोप है तो इसलिए ये ERCP की इमेज है, ये इन्वेस्टिगेशन ERCP एंडोस्कोपिक रिट्रोग्रेड कोलेंजियोपेनक्रियाटिकोग्राफी, ठीक है। इसमें क्या करते हैं,
इसमें हमें क्या नज़र आ रहा है, इसमें हमें ये सारी जो सी हैं ये पीछे से बाइल डक्ट नज़र आती है और बिलियरी ट्री नज़र आता है, सिस्टिक डक्ट्स नज़र आ रही हैं, ये सारे जो हमें नज़र आ रहा है ना स्ट्रक्चर, ये सारा। दिस वन इज़ ERCP और ये उन्होंने एक्सप्लेन भी किए हुए हैं, स्ट्रक्चर्स को इन्होंने मार्क भी किया हुआ है। ठीक है, ये राइट मार्किंग की हुई, ये राइट हेपेटिक डक्ट है, ठीक है, और ये लेफ़्ट इंट्राहेपेटिक डक्ट्स हैं और लेफ़्ट हेपेटिक डक्ट आ जाती है, फिर कॉमन हेपेटिक डक्ट आ जाती है और ये वाली इस साइड पे जो है ये कॉमन बाइल डक्ट है। ठीक है, ये गॉल ब्लैडर और ये सिस्टिक डक्ट है। अब हम वापस अपने, इन्होंने पूछा पॉजिटिव फाइंडिंग, तो वो पॉजिटिव फाइंडिंग का पूछा है, तो ये जैसे हमने पीछे देखा था, ये कॉमन बाइल डक्ट जो है वो इसके पीछे से आती है, या जो एंडोस्कोप के पीछे से जो आ रही होती है। तो हमें यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है, वाइट शेडो नज़र आ रहा है, इसमें ओपेक नज़र आ रही है। ठीक है, तो जब ये वाइट नज़र आ रही है ना, तो इसे हम फिलिंग डिफेक्ट करते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पर कोई फिलिंग डिफेक्ट है। फिलिंग डिफेक्ट होगा तो वो कंट्रास्ट नहीं आएगा वहाँ पर और वो वाइट अपीयर होगा, और इसे नेगेटिव शेडो भी कहते हैं या फिलिंग डिफेक्ट भी कहते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पर कोई स्टोन वगैरह है और इसकी वजह से जो बाइल डक्ट है उसकी क्या हो गई है, पीछे प्रॉक्सिमली उसकी डायलिटेशन हो गया। फिलिंग डिफेक्ट है, कोई स्टोन है और उसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हुई है और ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से पीछे क्या हो गया, डायलिटेशन हो गई है। तो ये पॉजिटिव फाइंडिंग है, CBD की डायलिटेशन और फिलिंग डिफेक्ट या नेगेटिव शेडो उसी को कहते हैं। नेक्स्ट उन्होंने पूछा अगर बिलीरुबिन 20 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है ना, तो फिर हम करते हैं स्टंटिंग भी करते हैं, और जो अगर 3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है तो फिर हम कॉरिडोर लिथोटमी कर देते हैं, मतलब वहाँ से स्टोन को रिमूव कर देते हैं बाइल डक्ट से, CBD से। अगर 20 है तो फिर स्टंटिंग करते हैं। एडिशनली उन्होंने एक्सरे गिवन है, इन्वेस्टिगेशन और प्रोबेबल डायग्नोसिस पूछा हुआ है। तो इसमें क्या है, ये बेरियम मील के बाद उन्होंने एक्सरे लिया है, बेरियम सल्फेट के बाद। तो ये गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन शो हो रही है, क्योंकि जो स्टमक है वो डिस्टेंडेड है और आगे जो सा है आगे पाइलोरस भी नहीं नज़र आ रहा और डिडनम में भी नहीं जा रहा, तो वो इसका मतलब है कि ये पाइलोरिक स्टेनोसिस हुई है या गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन हुई है, और जिसकी वजह से स्टमक जो है वो डायलेट हुआ है। अनदर इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन कौन सी है, अपर GI एंडोस्कोपी। इफ़ इट इज़ अ बेनाइन डिसीज नेम वन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट विच कैन बी डन। इसमें क्या करेंगे हम, ट्रंकल वैगोटमी और गैस्ट्रोजिटेनोस्टमी कर सकते हैं। ट्रंकल वैगोटमी कर सकते हैं, ठीक है, और वेगस नर्व को काट सकते हैं, ठीक है, उसको, और गैस्ट्रोजिटेनोस्टमी गैस्ट्रिक का जो पाइलोरस को रिमूव करके वो ऑब्स्ट्रक्शन को पार्ट को और गैस्ट्रिक और स्टमक का और जेजुनम का एनास्मोसिस कर देते हैं। अगर मैलिग्नेंट कंडीशन हो तो फिर क्या करते हैं, फिर पार्शल या सब टोटल गैस्ट्रेक्टमी कर देते हैं, फिर गैस्ट्रेक्टमी करते हैं। ठीक है, ये याद रखना है। अगर बेनाइन डिसीज़ है तो फिर हम क्या करते हैं, हम ट्रंकल वैगोटमी या फिर और गैस्ट्रोजिटेनोस्टमी कर देंगे। लेकिन अगर मैलिग्नेंट कंडीशन है तो हम उस केस में गैस्ट्रेक्टमी करेंगे, पार्शल भी कर सकते हैं या सब टोटल कर सकते हैं। नेक्स्ट भी स्वेलिंग गिवन है, ये लेफ्ट इंगाइनल हर्निया है, टेंस है, टेंडर है, स्वेलिंग है। नेम 2 अदर साइंस विच वुड बी पॉजिटिव। कौन से साइंस हैं जो पॉजिटिव होंगे, ये अब टेंस और टेंडर है ना, स्वेलिंग, तो इसका मतलब है ये हर्निया जो है ये स्ट्रेंगुलेटेड है, और स्ट्रेंगुलेटेड हर्निया में कफ इम्पल्स जो होता है वो नेगेटिव होगा और इरिड्यूसिबल होगा इसमें। ठीक है, ये इरिड्यूसिबल होता है और कफ इम्पल्स जो सा होता है वो भी नेगेटिव होता है जब स्ट्रेंगुलेशन हो जाती है। और व्हाट कॉम्प्लिकेशन हैज़ अकर्ड, कॉम्प्लिकेशन क्या हुई है, स्ट्रेंगुलेशन हो गई है। व्हाट ट्रीटमेंट वुड यू सजेस्ट, स्ट्रेंगुलेशन इमीडिएट ऑपरेशन करेंगे, डील विद स्ट्रेंगुलेटेड कंटेंट, और स्ट्रेंगुलेटेड कंटेंट मतलब वो रिसेक्शन कर देंगे, जो टिश्यू की नेक्रोसिस हुई है वो स्ट्रेंगुलेशन हुई है, और हर्निया का रिपेयर कर देंगे, हर्नियोप्लास्टी करेंगे। नेक्स्ट पोलिन सूचर गिवन है, पहले विक्राइल था, वो भी सिंथेटिक था, ये भी सिंथेटिक है। आफ्टर हाउ मैनी डेज इट इज़ एब्जॉर्ब्ड, ये एब्जॉर्बेबल नहीं है,
ठीक है, ये नॉन एब्जॉर्बेबल है। जो विक्राइल था वो एब्जॉर्बेबल था, लेकिन प्रोलीन नॉन एब्जॉर्बेबल है। नेम वन प्रोसीजर ये कहाँ यूज़ होता है, तो हर्नियोग्राफी में यूज़ होता है। ठीक है, और this suture was used to close a laparotomy wound. 6 months later, he has presented with a sinus at the lower end of a scar. What would be the treatment? इस केस में ना रिमूव कर देते होते हैं सूचर को। जब साइनस और बन गया, लोअर एंड स्कार बन जाए ना, लोअर एंड स्कार पे साइनस बन जाए, तो उसमें हमने क्या कर देना है, सूचर को रिमूव कर देना सबसे पहले। नेक्स्ट क्या है, ये टी ट्यूब गुवन है। ये ट्यूब है और इसका ये टी शेप लिम्स है। ठीक है, ये ट्यूब है, जो टी ट्यूब हम कोलेंजियोग्राम में यूज़ करते थे। और ड्यूरिंग विच ऑपरेशन इट इज़ यूज्ड, ये CBD एक्सप्लोरेशन में यूज़ करते हैं। व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ यूजिंग इट, ये ड्रेन करती है CBD को और प्रिवेंट करती है एनी लीकेज फ्रॉम द सूचर लाइन। ठीक है, ड्रेनेज ऑफ द CBD और प्रिवेंट्स लीकेज फ्रॉम द सूचर लाइन। कब इसे रिमूव करते हैं और वाई, यूजली अराउंड 14th डे पे रिमूव करते हैं, बिकॉज एक ट्रैक जोन सा तब तक बन जाता है, 14 दिन तक, मतलब 2 वीक्स तक हम इसे रिमूव कर देते हैं। व्हाट इन्वेस्टिगेशन शुड बी डन बिफोर इट, टी ट्यूब कोलेंजियोग्राम टू सी दैट द डाई इज एंटरिंग द डुडेनम फ्रीली। टी ट्यूब कोलेंजियोग्राम करते हैं और हम क्यों करते हैं, कि हम देख सकें कि डाई एंटर हो रहा है डुडेनम में फ्रीली या नहीं, वहाँ पर मतलब कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, ये देखनी होती है, इसलिए हम डाई को देखते हैं कि वो एंटर हो रहा है फ्रीली या नहीं। नेक्स्ट भी NG ट्यूब दी हुई है। 2 डायग्नोस्टिक इंडिकेशंस बतानी है, वही किस लिए यूज़ होती है, पाइलोरिक स्टेनोसिस और ट्रैकियोएसोफेजियल फिस्टूला। 2 पाइलोरिक स्टेनोसिस आ जाता है और ट्रैकियोएसोफेजियल फिस्टूला को देखने के लिए भी ये डायग्नोसिस में यूज़ होता है। 2 थेराप्यूटिक इंडिकेशंस कौन सी हैं, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। थेराप्यूटिक में यही, जब इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हुई हो तो ऊपर GI में डालते हैं। ठीक है, और उसके अलावा पेरिटोनाइटिस में भी ये डालते हैं, NG ट्यूब पास करते हैं। गिव 3 क्लिनिकल पैरामीटर्स फॉर इट्स रिमूवल आफ्टर सर्जरी, कब आप इसको रिमूव करेंगे, क्लिनिकल 3 पैरामीटर्स बताने हैं उसके। जब बॉल साउंड्स की प्रेजेंस हो, पैसेज ऑफ फ्लैटस हो और रिटर्न ऑफ एपिटाइट हो। 3 चीज़ें कौन सी हैं, बॉल साउंड्स आ जाएं वापस, मतलब सुनाई देने लगे, प्रेजेंस ऑफ बॉल साउंड्स की, पैसेज ऑफ फ्लैटस हो और एपिटाइट भी वापस आ जाए, रिटर्न ऑफ एपिटाइट। और सीरियस एस्पायरेटरी कॉम्प्लिकेशन इसकी है एस्पायरेशन निमोनिया। नेक्स्ट भी टी ट्यूब भी गिवन है और उन्होंने पूछा किस में डालेंगे, वही इसकी यूज़ पूछा है, तो ये हम CBD की एक्सप्लोरेशन में यूज़ करते हैं। जब हमें व्हेन यू आर नॉट श्योर अबाउट डिस्टल ऑब्स्ट्रक्शन, जब हमें पता ना हो कि डिस्टल ऑब्स्ट्रक्शन है कि नहीं, और डिस्टल पेटेंसी ऑफ द स्ट्रक्चर अंडर कंसिडरेशन इज चेक्ड टी ट्यूब कोलेंजियोग्राम से। 14th डे पे रिमूव करते हैं अगर कोई भी डिस्टल ऑब्स्ट्रक्शन ना हो। अगर कोई स्टोन मिल जाए तो फिर हम इसे कैसे रिमूव करेंगे, हम फ्लशिंग कर सकते हैं, डिसोल्यूशन कर सकते हैं, टी ट्यूब ट्रैक्ट एक्सट्रैक्शन विद कोलिडोकोस्कोप। ठीक है, और ERCP ओपन कोलिडोकोटमी, इस तरह से हम स्टोन को रिमूव कर सकते हैं। अगर डिस्टल ऑब्स्ट्रक्शन, इफ ए स्टोन विद डिस्टल ऑब्स्ट्रक्शन अगर डिटेक्ट हो जाए पोस्ट ऑपरेटिवली, तो हम क्या करेंगे, उसकी फ्लशिंग कर सकते हैं, क्या डिसोल्यूशन कर सकते हैं, और टी ट्यूब ट्रैक्ट एक्सट्रैक्शन विद कोलिडोकोस्कोप, साथ में ERCP या ओपन कोलिडोकोटमी कर सकते हैं, ERCP कर सकते हैं, स्टोन को रिमूव करना है। नेक्स्ट भी स्पेसिमन का पूछा है। स्पेसिमन वाज मूव्ड लेप्रोस्कोपिकली फ्रॉम द पेशेंट हु प्रेजेंटेड विद पेन इन अपर राइट एब्डोमेन एंड अल्ट्रासोनोग्राफी शॉर्ट स्टोन्स एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ द ऑर्गन। ये कोलिथेसिस है ना, तो गॉल ब्लैडर का स्पेसिमन है, ऑर्गन गॉल ब्लैडर है। फॉर इफेक्ट्स और कॉम्प्लिकेशंस ऑफ दीज स्टोन्स ऑन कंटेनिंग विस्कस।
एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस और एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस हो सकता है। ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन क्या होता है? इसमें कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करते हैं और फॉलोड बाय लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी। दैट इज़ द स्टैंडर्ड ऑपरेशन फॉर दीज स्टोन्स व्हेन सिम्टोमेटिक हो। तो क्या करेंगे? सिम्टोमेटिक में लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी ही करते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 इंस्ट्रूमेंट गिवन है, इसका नेम है डेस्जार्डिन्स फोर्सेप्स, DSJARDINS, डेस्जार्डिन्स फोर्सेप्स। और इसके डिफरेंट पार्ट्स का पूछा हुआ है इन्होंने। इसके दो ही पार्ट्स हैं, एक है ब्लेड, ये वाला ब्लेड है, और ये नहीं, एक भी, सॉरी, ये इसका ब्लेड है, ये जो है, और ये हैंडल है, ये हैंडल जो है पकड़ने के लिए। और उन्होंने क्या राइट आउट 3 इंडिकेशंस। 3 इंडिकेशन ये यूज़ होता है ओपन कोलिसिस्टेक्टमी में, और लेप्रोटमी में यूज़ होता है, एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटमी, और पेल्विक सर्जरी में भी यूज़ होता है, रिट्रोपेरिटोनियल रीजन की सर्जरी में भी यूज़ होता है। किस में यूज़ होता है? ये ओपन कोलिसिस्टेक्टमी में यूज़ होता है। नंबर 2 एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटमी में यूज़ होता है, और नंबर 3 पेल्विक सर्जरी में, और नंबर 4 ये रिट्रोपेरिटोनियल रीजन सर्जरीज में भी यूज़ होता है। इसे स्टेरिलाइज कैसे करेंगे? ऑटोक्लेविंग से ही इसे स्टेरिलाइज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, ये स्पेसिमन है अपेंडिक्स विद सीकम, ठीक है। ये 2 इंसिजन्स कौन सी देते हैं हम अपेंडिसेक्टमी में? ग्रिडाइनल इंसिजन होती है और लेंस इंसिजन होती है, एक रदरफोर्ड इंसिजन भी होती है। 3 ग्रिडाइनल इंसिजन होती है, लेंस इंसिजन होती है, रदरफोर्ड इंसिजन होती है। कॉम्प्लिकेशंस क्या आती हैं अपेंडिसेक्टमी ऑपरेशन की? इसमें फिस्टुला फॉर्मेशन हो सकती है, स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं, एडहेजन्स हो सकती हैं, और इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, वोंड का इन्फेक्शन भी हो सकता है। 3 कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगी इस डिसीज़ की? 3 कॉम्प्लिकेशंस इस डिसीज़ की, अपेंडिसाइटिस होगा तो वो परफोरेशन हो सकती है, अपेंडिसल परफोरेशन हो सकती है, अब्सेस फॉर्मेशन हो सकती है वहाँ पर, और पेंडिकुलर मैस बन सकता है। ये इसकी कॉम्प्लिकेशंस में आ जाती हैं। आगे ये इंस्ट्रूमेंट पहले भी आ चुका है, रिपीट है ये भी, प्रोक्टोस्कोप है। वाला पार्ट होता है जो फैन शेप्ड है, जिस जो ऐसे ये बना हुआ है, ये होता है ऑब्चुरेटर, और ये होती है शीट, ये पूरा ये शीट होती है जिसके अंदर इसे डालते हैं, ठीक है। ये ऑब्चुरेटर है और ये प्रोक्टोस्कोप शीट है। डायव इंडिकेशंस फॉर द यूज़ ऑफ दिस इक्विपमेंट। ये डायग्नोस्टिक भी यूज़ होता है, डायग्नोस्टिक इसमें यूज़ होता है, और थेराप्यूटिक भी यूज़ होता है इसका। डायग्नोस्टिक हेमोरॉइड्स पॉलिप्स के की डायग्नोसिस में, और थेराप्यूटिक वही हेमोरॉइडेक्टमी और हेमोरॉइड्स की स्क्लेरोथेरेपी में, इंजेक्शन स्क्लेरोथेरेपी में, और पॉलिप्स की पॉलीपेक्टमी में। ये 2 यूजेस हैं इसके थेराप्यूटिक। और कंट्राइंडिकेशंस क्या है इसकी? अगर तो एनल फिशर हो तब नहीं करते, और पेरी एनल हीमाटोमा हो, 2 चीज़ें, फिशर हो या फिर हीमाटोमा, पेरी एनल हीमाटोमा। इसको स्टेरिलाइज कैसे करते हैं? ऑटोक्लेविंग से ही इसको भी स्टेरिलाइज करते हैं। नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन का पूछा हुआ है, ये एयर फ्लूइड लेवल्स नज़र आ रहे हैं, तो इसमें एक्सरे एब्डोमेन इरेक्ट है, और इसकी 2 फाइंडिंग्स क्या हैं? इसमें यही मल्टीपल एयर फ्लूइड लेवल्स नज़र आ रहे हैं, और डिस्टेंडेड बाउल्स नज़र आ रहे हैं। व्हाट इज़ योर क्लिनिकल डायग्नोसिस? क्लिनिकल डायग्नोसिस स्मॉल इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है, और गिव 2 कॉजेज ऑफ दीज फाइंडिंग्स। स्मॉल इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के 2 कॉजेज बता देने हैं, पैरालिटिक इलियस हो सकता है, या कोई मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकती है। नेक्स्ट भी रिपीट हुआ है, 2 कॉमन इंसिजन यूज फॉर अपेंडिसेक्टमी, ग्रिडाइनल लेंस इंसिजन, उसके अलावा रदरफोर्ड मॉरिसन इंसिजन आ जाती है। और डिफरेंट पोजीशंस वही रिट्रोसिकल है, प्रीलियल, पोस्टीलियल, पेल्विक। स्ट्रक्चर्स इनकाउंटर डीप इन द स्किन इंसिजन्स में कौन कौन से स्ट्रक्चर आ जाते हैं? स्किन, सबक्यूटेनियस टिश्यूज, एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल, इंटरनल ऑब्लिक मसल आ जाता है, और ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस, पेरिटोनियम। नेचर ऑफ सूचर मटेरियल यूज टू लाइगेट द बेस ऑफ अपेंडिक्स। बेस ऑफ अपेंडिक्स के लिए हम एब्जॉर्बेबल सूचर यूज़ करते हैं, और एब्जॉर्बेबल सूचर में कौन सा आता है? विक्राइल। नेक्स्ट है, ये भी एक्सरे गिवन है, ये एक्सरे में एयर अंडर डायफ्राम है, और फ्री गैस अंडर द डायफ्राम बायलैटरली है,
ठीक है। गिव थ्री कॉजेज, वही परफोरेशन ही है, इंडुडनल परफोरेशन हो गई, पेप्टिक अल्सर परफोरेशन हो गई, और परफोरेशन ऑफ कॉलन हो सकती है ड्यू टू मैलिग्नेंट और बेनाइन ऑब्स्ट्रक्शन, पेनिट्रेटिंग इंजरी भी हो सकती है, इंटेस्टाइनल ट्रॉमा हो सकता है, और पोस्ट लेप्रोटमी भी हो सकती है। ये सारी कॉजेज़ होती हैं इसकी। एक्सपेक्टेड क्लिनिकल फाइंडिंग्स क्या होंगी? परफोरेशन होगी तो डिस्टेंडेड एब्डोमेन होगा, टेंडरनेस और रिबाउंड टेंडरनेस होगी, एब्सेंट बॉल साउंड्स होंगे। ठीक है, ये क्लिनिकल फाइंडिंग्स में आ सकता है। टेंडरनेस, रिबाउंड टेंडरनेस होगी और एब्सेंट बॉल साउंड्स। दिस फाइंडिंग इंडिकेट्स एन इलेक्टिव और एमरजेंसी सिचुएशन। ये एमरजेंसी सिचुएशन है, उन्होंने क्या जो ये फाइंडिंग मिली है एयर अंडर डायफ्राम, ये एमरजेंसी है कि इलेक्टिव, तो ये एमरजेंसी है। परफोरेशन हुई है तो हम एमरजेंसी लेप्रोटमी करते हैं और फिर उसका रिपेयर करते हैं, मेंटल पैच रिपेयर। नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन में ये ERCP है, एंडोस्कोपिक रिट्रोग्रेड कोलेंजियोपेनक्रेटिकोग्राफी। और इसमें डायग्नोस्टिक यूजेस में क्या आ जाते हैं? डायग्नोस्टिक में आ जाते हैं स्ट्रक्चर्स और स्टोन्स वगैरह देखने के लिए CBD में, और पेनक्रेटिक डक्ट्स में उसके अलावा बाइल को एग्जामिनेशन के लिए साइटोलॉजिकल और माइक्रोबायोलॉजिकल एग्जामिनेशन ऑफ बाइल ये भी कर सकते हैं। और इसके अलावा ब्रशिंग फ्रॉम स्ट्रक्चर्स फॉर साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन। ये तीन इसके डायग्नोस्टिक यूजेस आ जाते हैं। थेरेप्यूटिक यूजेस क्या आ जाते हैं? रिमूवल ऑफ स्टोन्स, और दूसरा होता है स्टंटिंग ऑफ स्ट्रक्चर्स। रिमूवल ऑफ स्टोन्स और दूसरा है स्ट्रक्चर्स की स्टंटिंग। पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं इस प्रोसीजर की? फेलियर हो सकता है, इन्फेक्शन मतलब बैक्टीरियमिया हो सकता है, कोलंजाइटिस, एक्यूट पेनक्रेटाइटिस हो सकता है। क्या मतलब इन्फेक्शन ही हो सकता है, कोलंजाइटिस हो सकता है, पेनक्रेटाइटिस, और फेलियर हो सकता है, बैक्टीरियमिया। मेनली इन्फेक्शन ही होंगे इससे। नेक्स्ट सेशन नंबर 102 ऑर्गन का पूछा है। अपेंडिक्स है, ये अपेंडिक्स है और टू डिसीजेस इसकी कौन सी होती हैं? एक अपेंडिसाइटिस और कार्सिनॉइड ट्यूमर हो जाता है, अपेंडिक्स में मोस्ट कॉमन होता है, मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व करता है। ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन क्या है? अपेंडिसाइटिस की क्या ट्रीटमेंट होती है? अपेंडिसेक्टमी। और आउटकम क्या होगा अगर ट्रीटमेंट डिले करेंगे? तो परफोरेशन, अब्सेस और मैस बन सकता है। ट्रांसफर्स इंसिजन कॉस्मेटिक यूज फॉर इस सर्जरी, ये लेंस होती है, जो लेंस होती है वो ट्रांसवर्स होती है, याद रखना है। और वो जो परपेंडिकुलर या लॉन्गिट्यूडनल जो होती है ना, वो होती है ग्रिड इंसिजन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103 मार्क फॉर डीप इंगाइनल रिंग ऑन द सब्जेक्ट। इसमें डीप इंगाइनल रिंग का ही पूछा हुआ है, कैसे मार्क करेंगे? सबसे पहले इसका तरीका ही बताना है कैसे। प्रोसीजर क्या होगा कि इंट्रोड्यूस करेंगे, इंट्रोड्यूसेस हिमसेल्फ, टेक्स परमिशन, देन एक्सपोजेस द पेशेंट। और मार्क कैसे करना है इंगाइनल रिंग को, डीप इंगाइनल रिंग को? डीप इंगाइनल रिंग को मार्क करने के लिए ना दो पॉइंट्स होते हैं। पहले तो एंटीरियर स्पिरल आइलेक्स स्पाइन से लेकर और प्यूबिक टुबरकल तक करते हैं, जो इंगाइनल लिगामेंट की भी अटैचमेंट्स हैं। ठीक है, और उससे ऊपर 1.25 सेंटीमीटर अबव एंड पैरेलल टू इंगाइनल लिगामेंट डीप इंगाइनल रिंग होता है। ठीक है, 1.25 सेंटीमीटर आपने ऊपर जाना है, मीडियल ये मीडियल 2/3 से 1.2 मीडियल 2/3 पे ना आपने जाना है, और फिर इंगाइनल लिगामेंट के मीडियल 2/3 पे, और फिर आपने उससे ऊपर जाना है 1.25 सेंटीमीटर। ठीक है, और 1.25 सेंटीमीटर अबव ही डीप इंगाइनल रिंग का पॉइंट होता है, उसे आपने मार्क करना होता है। ठीक है, और नेक्स्ट में उन्होंने यही पूछा है कैसे आप इंसिजन दोगे? तो वही है कि 1.25 सेंटीमीटर अबव एंड पैरेलल टू मीडियल 2/3 ऑफ इंगाइनल लिगामेंट। हनियोटमी क्या है? हनियोटमी में डायसेक्टिंग आउट करते हैं, हर्नियल सैक को डायसेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद हम उसे ओपन करते हैं और उसके कंटेंट्स जो होते हैं सैक के उनको रिड्यूस करते हैं और ट्रांसफिक्स करते हैं एट नेक पे उसके सैक के, और रिमूव कर देते हैं फिर रिमेनिंग सैक को। ठीक है,
आपने क्या करना है, सिंपली आपने हर्नियल सैक को डाइसेक्ट करना है, फिर उसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद जो उसके कंटेंट्स होते हैं वो रिड्यूस करने हैं, और बाकी जो रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ सैक है उसको आपने रिमूव कर देना होता है। टेंशन फ्री रिपेयर, व्हाट इज़ टेंशन फ्री रिपेयर? इसमें मैश रिपेयर जो होता है उसे ही टेंशन फ्री रिपेयर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104 है, ये भी एयर अंडर डायफ्राम ही है, ठीक है। और डायग्नोसिस क्या है, वही परफोरेशन है, डिडनल परफोरेशन या कोई परफोरेशन आ जाएगी इसमें। इनिशियल मैनेजमेंट ऑफ दिस पेशेंट में क्या करेंगे, वही आईवी फ्लूइड रिससिटेशन करेंगे, एनजी ट्यूब और होलिस कैथेटर पास करेंगे, एंटीबायोटिक्स देंगे। डेफिनेटिव ट्रीटमेंट क्या होती है, वही एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटमी और रिपेयर करना होता है, मेंटल पैच रिपेयर करना होता है परफोरेशन का। नेक्स्ट पिक्चर में ये टी ट्यूब, वो टी ट्यूब भी दी हुई है, उन्होंने किस प्रोसीजर में यूज़ करते हैं हम इसे टी ट्यूब कोलेंजियोग्राम यूज़ करते हैं सीबीडी की एक्सप्लोरेशन में, ठीक है। और मैनेज, हाउ यू मैनेज इट पोस्ट ऑपरेटिवली, आप इसे पोस्ट ऑपरेटिवली कैसे मैनेज करोगे, तो टी ट्यूब कोलेंजियोग्राम लेते हैं, ठीक है, रिमूव करते हैं इसे अराउंड 2 वीक्स, मतलब 14 डेज पे इसे रिमूव करते हैं अगर कोलेंजियोग्राम नॉर्मल आ जाए तो, ठीक है। कोलेंजियोग्राम लेते हैं टी ट्यूब कोलेंजियोग्राम, और इसे 2 वीक्स तक मूव कर देते हैं अगर सब कुछ नॉर्मल है, अगर कोलेंजियोग्राम नॉर्मल है तो 2 वीक्स आपने याद रखना है, 2 वीक्स और 14 डेज, ये टाइम याद रखना है। नेक्स्ट भी स्टेशन नंबर 106 है, इसमें भी इन्वेस्टिगेशन पूछी हुई है। और व्हाट टाइप ऑफ इन्वेस्टिगेशन कोलेंजियोग्राम विच हैज़ बीन परफॉर्म्ड, इसमें ये पीटीसी है, ठीक है, ये परक्यूटेनियस ट्रांसहेपेटिक कोलेंजियोग्राफी है, ठीक है। ये पहले भी आ चुका है, ये कैसे करते हैं, वो स्किन से लिवर में इंजेक्ट करते हैं, और लिवर में स्किन से लिवर में, फिर लिवर से आगे जो है वो बिलियरी ट्री जो होता है उसमें इंजेक्शन से ना डाई इंसर्ट करते हैं, ये पहले भी ये रिपीट है। व्हाट आर द फाइंडिंग्स, फाइंडिंग्स पूछी हुई है इसमें, ठीक है। इसमें जो है यहाँ पर डायलिटेशन आई हुई है, ठीक है। ये बाइल सीबी ये कॉमन बाइल डक्ट्स में बिलियरी डायलिटेशन हुई है विद ऑब्स्ट्रक्शन एट द लोअर एंड ऑफ द सीबीडी, ये डायलिटेशन हुई है, बिलियरी डायलिटेशन हुई है और ऑब्स्ट्रक्शन है लोअर एंड ऑफ द सीबीडी पे, ठीक है। और व्हाट आर द अदर टाइप्स ऑफ कोलेंजियोग्राम्स, दूसरी टाइप्स ऑफ कोलेंजियोग्राम में कौन सी आ जाती हैं, ERCP आ जाती है, MRCP आ जाते हैं। और व्हाट कुड बी द अंडरलाइंग पैथोलॉजी इन दिस पेशेंट, स्टोन हो सकता है क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन है तो कोई स्टोन भी हो सकता है, और कोलेंजियोकार्सिनोमा भी हो सकता है, CA हेड ऑफ पेनक्रियास भी हो सकता है, ठीक है। और उन्होंने पूछे कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं कोलेंजियोग्राम की, इसमें बाइल लीकेज हो सकती है, सेप्सिस हो सकते हैं, दो चीज़ें हो सकती हैं। अब है नेक्स्ट है स्टेशन नंबर 107, 40-year-old मेल प्रेजेंटेड विद कंप्लेंट्स ऑफ कॉलिकी एब्डोमिनल पेन है, इसमें एब्डोमिनल डिस्टेंशन है फॉर लास्ट 1 डे, और टाइफॉइड परफोरेशन के लिए उसे ऑपरेट किया था 2 years अगो, ठीक है। तो इन्होंने मतलब टाइफॉइड परफोरेशन के लिए उन्हें ऑपरेट किया, और मतलब सर्जरी की उसके पास हिस्ट्री है, उसकी हिस्ट्री है, तो डायग्नोसिस ऑन द बेसिस ऑफ हिस्ट्री एंड एक्सरे फाइंडिंग, तो ये इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हुई हुई है। और हिस्ट्री क्या है, सर्जरी की मोस्ट कॉमन की वजह से मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन क्या होती है, अडहेजन्स, ठीक है। अडहेजन्स जो होते हैं मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन होती है आफ्टर सर्जरी। तो नेम ऑफ फाइंडिंग क्या है, स्टेप लैडर पैटर्न है, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन में क्या होता है, स्टेप लैडर पैटर्न बन जाता है। और इमरजेंसी मैनेजमेंट क्या होती है, इसमें रिससिटेट ही करेंगे, आईवी फ्लूइड, एनजी ट्यूब, नील पर ओरल होलिस कैथेटर पास करेंगे और बेसलाइन इन्वेस्टिगेशंस करा देंगे।